स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मानसी दवे और आज का स्टार्टअप मंत्र है बेहद इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के स्टार्टअप में हम इस सेगमेंट में एक या दो नहीं, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो शुरुआत हम करेंगे ऑन द शो, आपको बता देती हूँ। शुरुआत होगी एक इंटरेस्टिंग स्टार्टअप कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेसेस तो हमने कई सालों से देखे, लेकिन उन्हीं ट्रेडिशनल बिजनेसेस को अब न्यू एज प्लेटफॉर्म्स पर डेवलप किया जा रहा है। ऐसा ही एक स्टार्टअप है जिससे सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एंजल टैक्स के बारे में। जी हाँ, एक नया रूल, एक नया रेगुलेशन है और जो नए रूल रेगुलेशन है वो स्टार्टअप और फंड रेजिंग को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, वीसीज को किस तरह इम्पैक्ट करेंगे, इसके इम्पैक्ट और साथ ही मायने क्या हैं, इसको समझने की कोशिश होगी। और इसके अलावा स्टार्टअप फटाफट तो है ही, जहां पर स्टार्टअप की दुनिया में जो भी सारी खबरें वो सारी की सारी आपके सामने रखने की कोशिश होगी। तो ये सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आज के सेगमेंट में होंगे। आइए करते हैं इस सेगमेंट की शुरुआत। स्टार्टअप मंत्रों में आज हमारे साथ है फ्यूल बडी। जी हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग न्यू एज स्टार्टअप है, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है और आपको बता दें देश की लार्जेस्ट डोर स्टेप फ्यूल सर्विस डिलीवरी प्रोवाइडर है ये कंपनी। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी डिमांड के हिसाब से फ्यूल डिलीवरी और साथ ही फ्यूल स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनी। कैसे? इनका एक ऐप है और न्यू एज टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, एडवांस डेवलपमेंट के लिहाज से काफ़ी हद तक नई तकनीकों से लेस ये ऐप है। और इस ऐप को आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी है, ऑर्डर प्लेस करना है और फ्यूल जो है वो आपके डोर स्टेप पर डिलीवर होता दिखेगा। तो फ्यूल बडी इस स्टार्टअप से आज हम बातचीत करने वाले हैं और स्टार्टअप कंपनी फ्यूल बडी के एमडी मिस्टर गौतम मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर मल्होत्रा, शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो ये जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फ्यूल बडी का, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आप और ज़्यादा बताएं, किस तरह से इस तरह का आइडिया आपके जहन में आया। अब तक तो फ्यूल अगर ख़रीदना है तो ट्रेडिशनल तरीका ही होता था जैसे अपनाते थे लोग, लेकिन इस तरह का आइडिया किस तरह से आया और क्या सोच थी आपकी जो कि आपने इस तरह के स्टार्टअप की शुरुआत की? सो बेसिकली अगर आप देखें, अगर आप गाड़ी में फ्यूल भराना चाहते हैं पेट्रोल या डीजल, तो आप पेट्रोल पंप चले जाते हैं। बट अगर आपकी इंडिया में पावर डेफिशिएंसी है और हम सारे लोग डीजी पे सर्वाइव करते हैं। 33% पावर डेफिशिएंसी है इंडिया में। एंड चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग या हाउसेज हो, सबके पास जनरेटर बैकअप होता है जिसके लिए डीजल चाहिए होता है। तो बैक इन 2016 हमने रियलाइज किया कि सब लोग ड्रम्स में सारा ये डीजल लेके जाते हैं और अपने घरों में लेके जाते हैं या फ्यूल पंप वाले उन्हें डिलीवर करते हैं। बट इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग उस टाइम पे देयर वाज नो लॉ कि पेट्रोल पंप अपने पंप के बाहर फ्यूल बेच सकता है। एंड ऑल दिस वाज वन इलीगल। दूसरा, इसमें अडल्ट्रेशन बहुत होती थी, मिलावट का चांस होता था, पिलफरेज का चांस होता था, प्लस आपकी अपनी मैन पावर लगी होती थी, टाइम वेस्ट होता था। 100 लोग पंप पे जाएंगे, ड्रम उठा के लाएंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट आल्सो ऑन दैट। सो ये सब देखते हुए दैट्स व्हेन वी मेट द गवर्नमेंट एंड वी लॉबीड कि हमें एक परमिशन दी जाए ताकि हम ये सर्विस लॉन्च करके फ्यूल डीजल उनके लोकेशन तक पहुंचा दे, जिसमें हम पिलफरेज, अडल्ट्रेशन वगैरह सब कुछ बाहर निकाल देंगे। प्लस 100 लोगों की जगह एक गाड़ी जाएगी जो 100 लोकेशंस पे डिलीवर कर देगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कस्टमर को कन्वीनियंस मिलेगी एट देयर डोर स्टेप एंड दे विल सेव टाइम, मैन पावर, मनी, एवरीथिंग। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया। 2-3 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट इकट्ठे आए, मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस केम टुगेदर, नीति आयोग ने पुश किया, डीपीआईआईटी ने पुश किया और पैसों जोड़ा जिन्होंने सारे सेफ्टी नॉर्म्स बनाए। So ये काफी सेफ सर्विस है और लॉट ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स आर देयर एंड इट ब्रिंग्स कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर्स। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, काफ़ी हद तक टेक्निकल एंड सेल्फ कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो सेफ्टी नॉर्म्स भी ढेर सारे होंगे एंड इट्स अ बिग थिंग कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये फ्यूल जो है वो आप कहाँ से सोर्स करते हैं और इस वक्त फ्यूल बडी की प्रेजेंस इंडिया में कहाँ कहाँ है? जोग्राफिकली कौन से क्षेत्र हैं, कौन से एरियाज हैं जहाँ पर आपकी कंपनी इस वक्त प्रेजेंट है? सो वी आर प्रेजेंट, अभी हम 150 से प्लस सिटीज में प्रेजेंट है एंड एज वी स्पीक हम अगली 50-60 सिटी खोलने के पूरे प्लान्स लॉन्च कर रहे हैं। इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम 50-60 नई सिटी ऐड भी कर देंगे
एंड जहां तक हमारी फ्यूल सोर्सिंग का सवाल है, हम डायरेक्ट ओएमसी से, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से ही फ्यूल लेते हैं. इट इज द हाईएस्ट क्वालिटी फ्यूल डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स. श्योर गौतम, इसके अलावा ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स, ऑफ कोर्स एज वी सी, इतने सारे अब देश के शहरों में आपकी प्रेजेंस है, सो ऑफ कोर्स ग्रोथ और एक्सपेंशन आपने किया है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स आपके क्या होंगे? किस तरह की एक्सपेंशंस आप प्लान कर रहे हैं? $20 मिलियन की जो फंडिंग अमाउंट है उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ये आप बताइए. सो बेसिकली अगर ग्रोथ की बात की जाए, अगर आप 2 साल पहले देखें, हमने 2 करोड़ लीटर फ्यूल बेचा था. लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने, जो अभी खत्म हुआ मार्च में, FY23, हमने 6 करोड़ लीटर तेल बेचा है. इन लाइफ टाइम तो हम 12 करोड़ बेच चुके हैं. बट इस साल हम 12-13 करोड़ लीटर फ्यूल बेचने के पूरे प्रोग्राम में हैं. ये हमारा ग्रोथ प्लान है ऑन दिस साइड. सेकेंड, हमारा जो प्लान है द सिटी एक्सपेंशन, नेटवर्क एक्सपेंशन, वो मैंने आपको बताया 50-60 सिटी हम लॉन्च करेंगे. थर्ड, हमारा जो बहुत बड़ा प्लान है कि हम, जिसे हम इंडिया से भारत जाना चाहते हैं, हम डीपर पेनिट्रेशन करना चाहते हैं. हम टियर 2 टियर 3 सिटीज में डीपर पेनिट्रेशन करना चाहते हैं. हम रूरल मार्केट में डीपर पेनिट्रेशन करना चाहते हैं. तो हमारा काफी अच्छा एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है टू पेनिट्रेट ये सारी रूरल एंड टियर 2 टियर 3 मार्केट्स, जहां पे फ्यूल अवेलेबिलिटी इज आल्सो अ वेरी बिग कंसर्न. जहाँ पे 10-10, 15-15 किलोमीटर तक लोगों के पास फ्यूल नहीं होता और फार्मर को ट्रैक्टर पे जाके ड्रम्स में 15 किलोमीटर फ्यूल लाना पड़ता है. सो ये हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं. इसके अलावा जो हमने फंडिंग रेज करी है, उसका बहुत बड़ा बड़ा यूज जो हम कर रहे हैं, हमने अपना रिसेंटली 1 महीना पहले यूएई सर्विस लॉन्च कर दिया है. फ्यूल बडी अब यूएई दुबई में भी ऑपरेट करता है. दिस इज द सेकंड मंथ ऑफ ऑपरेशन. एंड बहुत जल्दी हम अफ्रीकन नेशन भी एक लॉन्च करने वाले हैं. So this is our expansion plan. Primarily, we want to use this money for two things: global expansion, India expansion, and तीसरा, हम अपना पूरा टेक स्टैक दोबारा लिख रहे हैं. जो हमारा पुराना टेक स्टैक था, बहुत अच्छा था, बहुत रोबस्ट था, ऐप थी, बैकएंड सॉफ्टवेयर था, IoT एंड क्लाउड एनेबल्ड था. अब हमारा नया टेक स्टैक लिख रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी कैपेबिलिटी और ऐड कर रहे हैं, जो आगे जाके हमें एल्गो एंड मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटी भी देगा. सो ये हमारे ग्रोथ प्लान्स हैं, ये हमारा फंडिंग का यूज है. बिल्कुल, लार्जर प्लान्स इन दी पाइपलाइन. और एक बात बहुत अच्छी लगी कि पहले आप डोमेस्टिक मार्केट की तरफ पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं, उसे डेवलप भी किया आपने, आगे भी डेवलप करेंगे, लेकिन साथ साथ अब ग्लोबल प्रेजेंस पर भी आपकी नज़र, इनफैक्ट ग्लोबल प्रेजेंस आपकी है भी. बेस्ट विशेस. ऑफ कोर्स अगर आपने सोचा है तो ग्लोबल प्रेजेंस जो है वो भी और ज़्यादा बढ़ती आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में दिखेंगी. बट वन लास्ट थिंग आई वुड वांट टू आस्क, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट जो कि एक बिल्कुल नया तरोताज़ा कॉन्सेप्ट है, जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट को आपने एक्सप्लेन किया किस तरह से चैलेंजेस आ सकते हैं और इसी चैलेंज को किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है. आप जब इस कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहे थे, अपने स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे थे, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए सिंस द इंसेप्शन, और तब से लेकर अब तक सिनेरियोस कितने बदले हैं? देखिए, चैलेंजेस शुरू में बहुत होते हैं. टू एवरी बडिंग एंटरप्रेन्योर आई विल से चैलेंजेस तो आएंगे. आई मीन इवन एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस को चैलेंजेस आते हैं. सो आइडिया इज टू कीप गोइंग. हाँ, स्टार्टअप में चैलेंजेस ज्यादा फील होते हैं, बिकॉज आप फ्रेश ऑफ द ब्लॉक होते हैं, फंडिंग कम होती है. एंड इन अ कॉन्सेप्ट लाइक आवर्स, वी आर कैटेगरी क्रिएटर्स. हम एक कंप्लीटली न्यू कैटेगरी क्रिएट कर रहे थे. तो हमारे लिए सबसे पहले तो चैलेंज था कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस बन जाए विच आर फेवरेबल टू द बिजनेस एंड ऑल्सो टू द इंडस्ट्री, और सेफ्टी का पूरा ध्यान रहे. तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज हमने पहले फेस किया था 1-1.5 साल के लिए. एक बार लाइसेंसिंग इन प्लेस हो गई थी. आफ्टर दैट चैलेंज था कि लोगों को नीड फील कराना इस सर्विस की. जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसकी नीड भी एग्जिस्ट नहीं करती. लोगों को पता ही नहीं हमें इसकी नीड है. सो शुरू का चैलेंज वो था, तो नीड क्रिएट करना, डिमांड क्रिएट करना. एक बार वो हो गया, देन इट वाज अ चैलेंज ऑफ स्केलिंग अप. स्केल अप करने में कहते हैं ग्रोथ मैनेजमेंट इज आल्सो अ चैलेंज. इट्स अ गुड चैलेंज टू हैव. सो वो था. इस बिजनेस को स्केल करने में आपको फंडिंग के अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम की जरूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एंड सेल्स टीम की जरूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की जरूरत है. तो ये सारे शुरू शुरू के हमारे जो चैलेंजेस थे, ये अब हम ओवरकम कर चुके हैं. अब एक एज आई वांट टू पुट इट, वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह चल रहा है. ऐसी बेसिस पे हम ओवरसीज भी जा पा रहे हैं. सो यस, ये शुरू के चैलेंजेस थे. नाउ वी आर ओवरकम. बिल्कुल गौतम, आई वुड से कि किसी भी आइडिया को पेपर पे रखना
ये सही नहीं होगा, उसे एग्जीक्यूट करना ही सही होगा, चाहे फिर वो आइडिया कितना कॉम्प्लेक्स, कितना पेचीदा या ऑन द फेस ऑफ इट कितना चैलेंजिंग नजर आए, और ऐसा आपने कर दिखाया। बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके स्टार्टअप के लिए, आपके बिजनेसेस के लिए और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए आगे भी ढेर सारी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। तो चलिए, फ्यूल बडी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर विस्तार से हमने बातचीत की, लेकिन आप रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। स्टार्टअप एनवायरनमेंट में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोटोकॉल्स बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। क्योंकि बदलाव तेजी से हो रहे हैं तो रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स भी काफ़ी तेजी से बदल रहे हैं, और इन चेंजिंग रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से कई सारी ऐसी भी अनाउंसमेंट होती हैं जो कि स्टार्टअप्स को डरा देती है, और कुछ ऐसी भी अनाउंसमेंट होती है जो कि स्टार्टअप्स को खुश कर जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि स्टार्टअप जगत में आए दिन नए नए बदलाव, नए नए रूल्स, नए नए रेगुलेशंस और काफ़ी कुछ होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा ही एक बदलाव या रेगुलेशन जो है वो है न्यू एंजल टैक्स प्रोविजन। अब ये न्यू एंजल टैक्स प्रोविजन क्या है, इसके मायने क्या हैं, स्टार्टअप जगत पर इसका असर कैसा पड़ेगा, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे आज हम। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वेलप्रो एंड एनेबलर की डायरेक्टर नेहा खन्ना जुड़ गई हैं। नेहा, स्वागत है आपका ईट नाउ स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और शुरुआत इस प्रोविजन की करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए आप बताएं कि न्यू एंजल टैक्स प्रोविजन क्या है। थैंक यू मानसी। सो एंजल टैक्स का प्रोविजन जो है वो सबसे पहली बात है कि बिल्कुल नया नहीं है। आई थिंक हर बार जब कुछ कंट्री में नया आता है उसके साथ नए रेगुलेशंस आते हैं। गवर्नमेंट भी धीरे धीरे समझकर उसका बड़ा इम्पैक्ट पूरे इकोसिस्टम में क्या है वो देखती है और उसके बेसिस पे लॉ ड्राफ्ट करती है। अभी रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं वो बहुत वेलकम चेंज है। एसेंशियली जब कंट्री में किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट आती है उस पर किसी वैल्यूएशन के ऊपर आज की डेट में एक टैक्स लगता है। उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो धीरे धीरे अब हम चेंजेस देख रहे हैं, बिकॉज इकोसिस्टम भी बहुत नया है। सिर्फ 12-13 साल से हमने बहुत ज्यादा स्टार्टअप एक्टिविटी देखी है और उसके बेसिस पे हम ये चेंजेस आज की डेट में देख रहे हैं। बिल्कुल। तो नेहा, फिर जब आप ये प्रोविजन समझा रही हैं, इसका असर स्टार्टअप सिस्टम पर किस तरह का पड़ता हुआ दिखेगा, किस तरह से चेंजेस या बदलाव आते हुए दिखेंगे और इसका इम्पैक्ट कैसा होगा, ये आप हमें समझाएं। बिल्कुल। सो इस बार जो हमने प्रपोज चेंजेस देखे हैं उसमें कुछ चीजें हैं जो वैल्यूएशन के बेसिस पे हम देख रहे हैं वेलकम चेंजेस हैं, बिकॉज जब कंपनी शुरू होती है उसमें हम पुराने 20-30 साल पुराने बिजनेसेस के वैल्यूएशन मैट्रिक्स नहीं लगा सकते, और वही चेंजेस अब गवर्नमेंट भी अपने रूल्स और लॉज ला रही है। दूसरी चीज जो आप अच्छी और बुरी दोनों समझ सकते हैं है कि अब उन्होंने नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। ये एक रिकग्निशन है कि बाहर का पैसा भी इंडिया में आ रहा है, और जब वो आता है तो रूल्स उसके बेसिस पर डिफाइन करने जरूरी होते हैं। तो वही चेंजेस आज की डेट में हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट को ये भी पता है दैट ये वैल्यूएशन जब डिटरमिन होती है और टैक्स उस पर लगाना होता है उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ऐसी टाइप के छोटे क्लॉजेस भी हम देख रहे हैं जो इन्होंने इनकॉर्पोरेट करे हैं। बिल्कुल। नेहा, फंड रेजिंग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है स्टार्टअप्स के लिए, और ये जो नए प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं इसका असर क्या स्टार्टअप फंड रेजिंग पर पड़ता हुआ दिखेगा, और अगर हाँ तो किस तरह का असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल। सो आज की डेट में मानसी ये बहुत आई थिंक अच्छा स्टेप है, बिकॉज अगर लॉज बहुत बाद में आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। इम्प्लीमेंटेशन इस रूल की थोड़ी हमें देखनी पड़ेगी कि कैसे होगा जब आप डिटेल में इनकम टैक्स कैलकुलेशंस करते हैं।
लेकिन डायरेक्शनली मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा तरीका है टू सी कि किस तरह से हम आगे पैसे ला सकते हैं और दोनों स्टार्टअप और इन्वेस्टर के पैसे जो हैं वो एक्चुअल ग्रोथ में लग रहे हैं और सिर्फ टैक्स के मायने पे नहीं निकल रहे हैं। श्योर थिंग नेहा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के नज़रिए से ही नहीं, इन्वेस्टर्स के नज़रिए से भी किसी भी नए बदलाव को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये जो नए ड्राफ्ट रूल्स या जो गाइडलाइंस की हम बात करें, जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से इसका असर किस तरह से देखने को मिलेगा? क्या वैल्यूएशन फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा मिलती हुई दिखेगी? किस तरह के पैटर्न डेवलप होंगे? आई थिंक वैल्यूएशन एक इन्वेस्टर और स्टार्टअप के बीच की बात है। टैक्स के बेसिस पे वो वैल्यूएशन कभी डिसाइड नहीं होती है, लेकिन जब आपको टैक्स उस पे भरना पड़ता है, उस पे जब एम्बिग्विटी रहती है तो बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी कम से कम वो जो क्लैरिटी चाहिए कि कैसे इसका इम्प्लीकेशन आएगा कंपनी पे, वो बहुत हेल्पफुल है। जैसे मैंने कहा, कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है वो सबसे जरूरी चीज होगी जो आगे जाके हम देख पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज अनदर डेवलपमेंट जिसकी हम बात करें। नेहा, ऑल इन ऑल इसका असर आपके हिसाब से किस तरह का देखने को मिलेगा? ये एक किस तरह का डेवलपमेंट आप देख रही हैं, और क्या ये समझना चाहिए कि स्टार्टअप और साथ ही वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए इस तरह के चेंज या बदलाव या इस तरह का रेगुलेशन जो है इस वक्त ज़रूरी था और इसी वजह से ये रेगुलेशन है? राइट, सो आई थिंक रेगुलेशन की हमेशा जरूरत होती है, लेकिन जब वो ड्राफ्ट हो रहा है, जो प्रैक्टिकली इकोसिस्टम में हो रहा है, वो जानना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसको ना देखे और थ्योरेटिकल लॉ बनाते हैं तभी प्रॉब्लम आती है। आई थिंक जब तक सबके पैसे बन रहे हैं तो टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बिना कोई बेसिक मेथडोलॉजी जो प्रैक्टिकली यूज हो सकती है अगर ना हो, तब सबको तकलीफ आती है। बिल्कुल नेहा, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर आप बातचीत कर रहे हैं, और इस तरह के जो रेगुलेशंस हैं उन्हें समझना, बारीकी से समझना काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है। शुक्रिया, आप अपना समय हमें दे रही हैं और इसी मुद्दे पर हमसे आपने बातचीत की, अपना नज़रिया हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो क्लियरली यहाँ पर जिस तरह से हम इस नए प्रोविज़न की बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोविज़न है जो कि स्टार्टअप से ज़्यादा, स्टार्टअप क्योंकि आप किसी भी तरह का कामकाज शुरू कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप रेज करें तो इस इन्वेस्टमेंट रेज करने पर भी कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ नियम कानून लागू होंगे, और इसी तरह के नियम कानून हैं और ये स्टार्टअप जगत के लिए भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है और इसीलिए इस तरह के नियम कानून लाए गए हैं। इसका असर ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स पर पड़ता दिखेगा, इन्वेस्टर्स पर भी, और इन्वेस्टर्स के लिए भी। इनफैक्ट वैल्यूएशन के तर्ज पर अगर देखें तो ऑल इन ऑल स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस तरह के प्रोटोकॉल्स और इस तरह के प्रोविजंस जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तो ये एक एंजल टैक्स प्रोविजन स्टार्टअप जगत के लिए एक नया डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट पर विस्तार से हमने आपसे बातचीत की। और अब रुक करते हैं स्टार्टअप फटाफट का, यानी कि स्टार्टअप की दुनिया में जो भी सारी खबरें ड्यूरिंग द वीक आती हुई दिखी, वो सारी की सारी खबरों का क्रक्स आपके लिए स्टार्टअप फटाफट में। जी बिल्कुल, स्टार्टअप फटाफट में जो है आपका स्वागत है। और यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वीसीज और पीस की, उनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे हुई है। और अब याद रखिए, अनलिस्टेड स्पेस में पहले वो इन्वेस्ट करते, फिर बाद में जाके जब लिस्टिंग होती है तब ये एग्जिट करते, तो ये लंबे समय तक जो है होल्ड करते हैं वीसीज और पीस। और यहाँ पे दो बड़े दिग्गज आते हैं। सेक्वाया कैपिटल जो है लगभग आप कह सकते हैं गो फैशन में एग्जिट किए, 16 गुना रिटर्न आया उनका। नवंबर 2014 में पहला इन्वेस्टमेंट किए थे। वहीं अगर एबरडीन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे भी 14 गुना रिटर्न आया है। और 2000 से जो है जेवी फॉर्मेशन चल रही थी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की, तो आप देख सकते हैं 2 सक्सेसफुल एग्जिट हुई देखने में। इसके अलावा जो है वॉलमार्ट के बयान आया,
फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे, इन दोनों की जो इंडिया बिजनेस है वो लगभग $100 बिलियन टच कर सकती है आगे जाते हुए। और ये बहुत पॉजिटिव कमेंट्री आ रहा है, बिकॉज आपके जो है डेटा में बढ़ोतरी आ रही है, क्रेडिट में आ रहा है और कंजम्पशन पैटर्न जो है बढ़ रही है, स्पेशली आपके नॉन टियर 1 सेगमेंट्स को लेके। तो इसके कारण बुलिशनेस देखने मिल रही है। एक और इम्पॉर्टेंट खबर आया था जहाँ पे सेंटर ने आस्क किया है कि जो हेल्थ केयर आईडीज़ होती है उसको स्पीड अप करे स्टेट्स को। अब जब हेल्थ केयर आईडी स्पीड अप होगी, इसका मतलब उनको आपके डिजिटल आईडीज़ क्रिएट होंगे, उसके कारण क्या होगा, हेल्थ टेक स्टार्टअप्स जो होंगे, पेनिट्रेशन जो मेडिकल के लिए होती है उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी। तो एक टाइप से पॉजिटिव मूव कहा जाएगा। बोट जो आप वेरेबल्स और हेडवेयर होते हैं जो आप खरीदते हैं, बोट करके वो कंपनी है, उनके FY23 की रेवेन्यूज़ देखें तो लगभग 39% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। अब याद रखिए, जब वेरेबल्स की बात करते हैं तो जो घड़ी होती है, स्मार्ट वॉच, या आप कह सकते हैं कि जो आप ब्लूटूथ के स्पीकर्स होते हैं, ब्लूटूथ के हेडफोन्स होते हैं, तो उन्हें वेरेबल्स कैटेगरी कहा जाता है। और यहाँ पे भी निवेश के तौर पे भी ग्लोबली भी इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा प्रोपोजिशन माना जा रहा है। तो ये एक सेगमेंट को ज़रूर आप याद रखिएगा। टिकटॉक भी है फोकस में। उनके CEO ने कहा कि वो साउथ ईस्टर्न एशिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने वाले, क्योंकि यहाँ पे क्राउड है, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म, उस पर भी फोकस किया जाएगा। लेकिन याद रखिए, हालांकि अभी टिकटॉक जो है भारत में बैंड है। लेंसकार्ट को भी इम्पोर्टेंट फंडिंग अनाउंसमेंट आई है। जो आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन आपके आईवेयर का, वो लेंसकार्ट फोकस में रहेगा। लगभग $100 मिलियन का फंडिंग आया है। ये क्रिस कैपिटल से आया है और जो वैल्यूएशन आया इस फंडिंग का वो लगभग $4.5 बिलियन का रहा है। तो हमने फंडिंग की बात की, हमने एग्जिट्स की बात की, हमने स्टार्टअप्स के नए नए हेल्थ टेक स्टार्टअप्स का क्या ग्रोथ ट्रिगर है उसके ऊपर बात किया। लेकिन इसके अलावा जो है ज़ोहो फोकस में रहेगा। और ज़ोहो मैं बता देता हूँ कि एक ऐसा ही स्टार्टअप है जो बड़ा दिग्गज स्टार्टअप है, जो बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड का मतलब होता है जो प्रमोटर जो है पूरा ओन करता है लार्जली कंपनी, और वो प्रॉफिटेबल कंपनी भी है, उसके साइज़ जो वैल्यूएशन है वो भी स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है ज़ोहो ने 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज देखने मिले। एक, अपना ही चैट GPT मॉडल जो है वो अपना अनाउंस करना चाहते हैं, लेकिन पहली बार जो है सुनने में आया है कि वो हायरिंग फ्रीज भी करने वाले, एटलीस्ट इंजीनियर सेक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो ज़ोहो से देखने मिल रही है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे कंपनीज़ को AI आउटसोर्सिंग का भी जो है आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट और इंक्वायरी देखने मिल रहा है, क्योंकि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो भारत में आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा मार्केट रहता है, क्योंकि जो कॉस्ट्स होते हैं लेबर के वो सस्ते होते हैं और हमारे इंफ्रा में भी स्ट्रेंथ देखने मिलती है। तो 2-3 बड़े कंपनीज़ हैं जिनको इंक्वायरीज़ आए हैं, वो इंक्लूड करते हैं फ्रैक्टल और आइडेटिक, और लिस्टेड स्पेस में भी जो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स करके है। तो आप देख सकते हैं भारत में AI आउटसोर्सिंग का भी जो है इंपॉर्टेंट ट्रेंड चला जा रहा है। तो इस हफ्ते जो थे ये इंपॉर्टेंट स्टार्टअप फंडिंग के जगत के न्यूज़ थे। और इसी के साथ स्टार्टअप मंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन स्टार्टअप जगत की सारी खबरें लेकर अगले एपिसोड में फिर से हाजिर हो जाऊंगी मैं, जहां एक इंटरेस्टिंग स्टार्टअप होगा आपके सामने। और इस वक्त स्टार्टअप की दुनिया में ढेर सारी खबरें और ढेर सारी कॉन्सेप्ट्स हैं। फिनटेक कह लीजिए, फंड रेजिंग कह लीजिए, ले ऑफ्स कह लीजिए, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को टच बेस कर रहे हैं, उन्हें डीप डाइव कर हम समझ रहे हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश है। तो अगले एपिसोड्स में ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।